हेलो डियर स्टूडेंट। हाँ तो बच्चों, हमारी 11th क्लास में जो बुक चल रही है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसका पहला चैप्टर चल रहा है भूगोल एक विषय के रूप में। इससे पहले हमने पिछली कक्षाओं में हमने भूगोल को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में वर्गीकृत करने के लिए 3 प्रश्नों के बारे में पढ़ा था। पहला प्रश्न क्या था, क्या, दूसरा कहाँ और तीसरा क्यों, कार्य कारण संबंध। तो इन तीनों प्रश्नों के बारे में हमने जाना और इन तीनों प्रश्नों का उत्तर ही भूगोल में दिया जाता है, इसलिए भूगोल एक वैज्ञानिक विषय के रूप में बन चुका है। अब आज हम बात करेंगे बच्चों भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में, जिसे इंग्लिश में इंटीग्रेटिंग कहते हैं। समाकलन का मतलब समझते हो बच्चों? एक बहुत बड़े स्तर के तथ्य को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना, यानी उसका मेन जो उद्देश्य है वो क्या है उसके बारे में जानना। तो आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो हाँ देखिए बच्चों, शुरुआत करने से पहले आपको एक बार फिर दोबारा से बताना चाह रहा हूँ कि आप अपना होमवर्क साथ के साथ करते चलें किताब में या कॉपी में, और अच्छी राइटिंग करें। जो भी मैं भेज रहा हूँ उसको अपनी हैंड राइटिंग में उतारें। तो देखिए हाँ बच्चों, आगे चलते हैं भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में। तो देखिए भूगोल एक संश्लेषणात्मक सिंथेसिस विषय है। इसमें संश्लेषण किया जाता है, जो क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है क्षेत्रीय स्तर पर, तथा इतिहास कालिक जो प्राचीन काल का इतिहास है उसके संश्लेषण का प्रयास करता है। इसके उपागम की प्रकृति समग्रात्मक होती है। समग्रात्मक का मतलब होता है पूरे विश्व स्तर पर देखना, समग्र रूप से। यह इस तथ्य को मानता है कि विश्व एक परस्पर निर्भर तंत्र है। भूगोल जो है वो इस तथ्य को मानता है कि जो विश्व है, संपूर्ण विश्व, पूरी दुनिया एक परस्पर निर्भर तंत्र है। आज वर्तमान विश्व से एक वैश्विक ग्राम का प्रतिबंधन होता है। आज पूरे विश्व को देखें तो एक बहुत बड़े वैश्विक गांव का प्रतिबोधन यानी हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है। परिवहन के बेहतर साधन है, एरोप्लेन है, रेलगाड़ी है, पानी के बड़े बड़े जहाज हैं। ये बेहतर साधन है परिवहन के, तथा बढ़ती हुई गम्यता, आसानी से जा सके, वहाँ पहुँच सके। गम्यता के कारण दूरियाँ कम हो गई हैं। जो देश बहुत दूर थे उनमें अब आसानी से आ जा सकते हैं। श्रव्य दृश्य साधन, जिनमें हम सुनते हैं और देख सकते हैं, ऐसे संचार के साधन, विजुअल मीडिया, ऑडियो विजुअल मीडिया बोलते हैं, एवं सूचना तकनीकी ने आंकड़ों को बहुत समृद्ध बना दिया है, यानी आंकड़ों को बहुत ही सटीक बना दिया है। तकनीकी ने प्राकृतिक तथ्यों तथा आर्थिक एवं सामाजिक प्राचल यानी पैरामीटर के निरीक्षण एवं परीक्षण के बेहतर अवसर प्रदान किए हैं। तकनीकी से ही हम प्राकृतिक तथ्यों के बारे में जान सकते हैं। आर्थिक और सामाजिक जो पैरामीटर हैं, जो बने हुए एरिया हैं, उनका निरीक्षण और परीक्षण हम बेहतर अवसर के रूप में कर सकते हैं। भूगोल का एक संश्लेषणात्मक विषय के रूप में अनेक प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों से अंतरापृष्ठ इंटरफेस संबंध है। यानी हमारा भूगोल जो है प्राकृतिक और सामाजिक जितने भी विज्ञान विषय हैं उन सब से आंतरिक रूप से संबंध है, यानी जुड़ा हुआ है। प्राकृतिक या सामाजिक सभी विज्ञानों का एक मूल उद्देश्य है यथार्थता को ज्ञात करना। जितने भी प्राकृतिक और सामाजिक सभी विज्ञान हैं उनका मूल उद्देश्य यथार्थता को ज्ञात करना है। और जो भूगोल है, भूगोल यथार्थता से जुड़े जितने भी तथ्य हैं उनके साहचर्य को, यानी उनके संबंध को बोधगम्य बनाता है। रेखाचित्र 1.1 भूगोल का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध को दर्शाया गया है। आगे अगले पेज में दे रखा है। वस्तुतः विज्ञान से संबंधित सभी विषय, विज्ञान से जितने भी विषय संबंधित हैं वो भूगोल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनके कई तत्व क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न भिन्न होते हैं। सभी विषय अलग अलग क्षेत्र से संबंधित हैं, तो सभी के विषय क्षेत्र भी अलग अलग होंगे। भूगोल स्थानिक संदर्भ में यथार्थता को समग्रता से समझने में सहायक होता है। और भूगोल में क्या होता है, जो स्थानिक संदर्भ है, स्थान क्षेत्र विशेष में यथार्थता को समग्रता से समझने में सहायक होता है। अतः भूगोल न केवल
एक स्थान से दूसरे स्थान में विभिन्न तथ्यों की भिन्नता पर ध्यान देता है, बल्कि यानी अपितु उन्हें समग्रता से या समग्रता में समाकलित करता है। भूगोलविद्ता को सभी संबंधित क्षेत्रों की व्यापक समझ रखने की आवश्यकता होती है। जो भूगोलविद्ता है, जो भूगोल पढ़ता है या भूगोल के बारे में जानता है, उसको सभी संबंधित जो क्षेत्र हैं अपने क्षेत्रीय आधार पर उनमें व्यापक समझ रखने की आवश्यकता होती है, जिससे कि वह उन्हें तार्किक रूप से संश्लेषित कर सके, उनका डिफाइन कर सके। यह संश्लेषण कुछ उदाहरणों की सहायता से हम सरलतापूर्वक समझाया जा सकता है। यथा भूगोल, जैसे कि भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है, जो इतिहास में हुई घटनाएं उनको प्रभावित करता है। स्थानिक दूरी स्वयं विश्व के इतिहास की दिशा को परिवर्तित करने के लिए एक प्रभावशाली कारक है। यानी कहने का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान की जो दूरी है वह एक प्रभावशाली कारक है। क्षेत्रीय विस्तार लड़ाई के दौरान विभिन्न देशों में क्षेत्रीय विस्तार हुआ तो उस समय लड़ाई हुई, युद्ध हुए, उसके दौरान विशेषकर पिछली शताब्दी में कई देशों के लिए सुरक्षा का साधन रहा। जिन देशों का क्षेत्रीय विस्तार है वो कई देश अपनी सुरक्षा का साधन रहा है। जिन देशों की स्थिति समुद्र में है तो उनके आक्रमण करने की चांसेस कम होते हैं उन देशों पर। परंपरागत युद्ध में बड़े आकार वाले देशों ने अधिक स्थान छोड़कर समय का लाभ प्राप्त किया है। जो बड़े बड़े देश हैं, नए विश्व के देशों के चारों ओर तरफ विस्तृत समुद्र द्वारा प्रदत्त रक्षा कवच उन्हें उनकी मिट्टी पर युद्ध होने से बचाता रहा है। यानी जो देश समुद्र चारों ओर है जिन देशों के, तो उन देशों में युद्ध के चांसेस कम होते हैं। यदि हम विश्व की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं की विवेचना करें तो उनमें से प्रत्येक की भौगोलिक व्याख्या की जा सकती है। ऐतिहासिक घटनाओं की अगर विवेचना करें तो इसी प्रकार भारत में हिमालय एक महान अवरोधक के रूप में देश की रक्षा करता रहा है, परंतु उसमें विद्यमान जो दर्रे हैं, गलियारे हैं, मध्य जो गलियारे हैं एशिया के आक्रमणकर्ताओं एवं प्रव्रजकों, जो व्यापारी वर्ग हैं, उनको मार्ग यानी रास्ते की सुविधा देते रहे हैं। सामुद्रिक किनारे दक्षिण पूर्व, हमारे जो समुद्री के किनारे दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व एशिया है, यूरोप तथा अफ्रीका से संपर्क को प्रोत्साहित करते रहे हैं। नौ संचालन यानी नाव का संचालन तकनीकी, जैसे ही नाव का संचालन शुरू हुआ उस तकनीकी ने यूरोपीय देशों को, जितने भी यूरोपियन देश हैं, फ्रांस, इटली, जर्मनी, पुर्तगाल, इंग्लैंड, तो उन देशों को भारत सहित कई एशियाई एवं अफ्रीकी राष्ट्रों पर औपनिवेशी यानी गुलाम करने में सहायता की। इन देशों को गुलाम बनाने में सहायता की नाव के संचालन ने, क्योंकि उन्हें समुद्र के माध्यम से गम्यता मिली, क्योंकि वो समुद्र के माध्यम से इन देशों में पहुँचे और धीरे धीरे अपना अधिकार कर लिया। भौगोलिक तत्वों द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में इतिहास की धारा के अपरिवर्तन के अनेक उदाहरण मिलते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो भौगोलिक तत्वों द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। अब आता है आगे, प्रत्येक भौगोलिक तथ्य समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। जो भी भौगोलिक तथ्य है वह उसमें समय के आधार पर परिवर्तन होता रहता है। तथा समय के परिप्रेक्ष्य में उसकी व्याख्या की जा सकती है। समय के आधार पर भू आकृति है, भूमि की बनावट, जलवायु है, वनस्पति है, पेड़ पौधे, आर्थिक क्रियाएं, मानव कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं करता था, व्यवसाय एवं सांस्कृतिक विकास ने एक निश्चित ऐतिहासिक पथ का अनुसरण किया है। भूगोल में अनेक भौगोलिक तत्व विभिन्न संस्थानों द्वारा एक विशेष समय पर निर्णय लेने की प्रक्रिया के प्रतिफल होते हैं। उदाहरण के लिए आ स्थान बा स्थान से 1500 किलोमीटर दूर है। कोई उदाहरण लिया हुआ है, मान के चलिए आ स्थान बा स्थान से 1500 किलोमीटर दूर है, जिसे विकल्प के रूप में यह भी कहा जा सकता है कि आ स्थान बा स्थान से 2 घंटा दूर है, अगर यदि हवाई जहाज़ से यात्रा की जाए तो। यानी हमारे पास विकल्प हो गया। विकल्प के रूप में हम ये बात कर सकते हैं
या हम कहें 17 घंटा दूर है यदि तीव्रगामी रेल से यात्रा की जाए 1500 किलोमीटर की। इसी कारण समय भौगोलिक अध्ययन के चतुर्थ आयाम के रूप में एक समाकलन भाग माना जाता है भौगोलिक दृष्टि से। कृपया 3 अन्य आयामों का उल्लेख कीजिए। रेखाचित्र संख्या 1.1 में विभिन्न प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों से भूगोल का संबंध प्रचुर रूप से चित्रित करता है। यह संबंध 2 खंडों में रखा जा सकता है। आज के लिए बच्चों इतना ही है, बाकी का हम अगली नेक्स्ट डे में पढ़ाएंगे। भौतिक भूगोल एवं प्राकृतिक विज्ञान कल यहाँ से पढ़ाएंगे। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।